हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पर आधारित वीडियो है। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, पुलिस और जितने भी इस तरीके के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था पूछी जाती है उससे संबंधित वीडियो है। ये मिसलेनियस वीडियो है, उसका पार्ट 1 है। ये लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो सीधे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें, इसके अलावा उससे आसपास के जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी मैंने इसमें वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि संसद व मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी जिसे संसद व उसकी समितियों में बोलने का अधिकार होता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। ठीक, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, केंद्र की संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो संसद की कार्यवाही में सरकार का पक्ष रख सकता है, उसकी समितियों में बोल सकता है, ठीक है, ये दो काम तो कर सकता है, लेकिन उसे वोट करने यानी कि मत करने का अधिकार नहीं होता है सांसदों की तरह। तो वो व्यक्ति कौन है? भारत का महान्यायवादी है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो वो है आर्टिकल या अनुच्छेद 76 यानी कि 76। तो भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 76 में दिया गया है। ठीक है, उसके विषय में उसमें वर्णन है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। इसे भारत के सभी राज्य क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार होता है। वो व्यक्ति कौन है? भारत का महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह कब तक अपने पद पर रह सकता है महान्यायवादी? जब तक राष्ट्रपति चाहें, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। ठीक है, उसको हटाने या ना हटाने की जो सिफारिश होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है, जिसको राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं और उन्हीं के द्वारा रिकमेंडेशन पर वो नियुक्त भी होता है। ठीक है, लेकिन उसको अपॉइंट करने का और उसको हटाने का काम, ये दोनों काम किसके हाथ में है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में इसी में एक पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और इसके साथ साथ में उसको कहीं पे भी सुनवाई का अधिकार है, कहीं पे भी बोलने का अधिकार है। तो देखिए जितने भी देश के हाई कोर्ट हैं, ठीक है, और भारत का जो एक सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भारत सरकार का पक्ष रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मुख्य कर्तव्य है और भारत सरकार इनसे समय समय पर विधिक सलाह भी प्राप्त करती है। ठीक, याद रखिएगा। तो सरकार का पक्ष रखना देश के किसी भी न्यायालय में वो जो है इसको अधिकार है, भारत के महान्यायवादी को अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है जिस संविधान में जिस प्रकार की सरकार का प्रावधान है वो है संसदीय प्रणाली की सरकार। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का इसमें प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो गठन है वो संसद के बहुमत पर आधारित होता है कि संसद में, विशेष रूप से लोकसभा में, निम्न सदन में जिस पार्टी का गठन बहुमत होता है वही सरकार का गठन करता है। तो संसद के माध्यम से सरकार का गठन होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। संविधान में जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो संसदीय प्रणाली सरकार बनाने की प्रक्रिया है, जो अमेरिकी संविधान से या अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होता है वो अमेरिका के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, वहाँ पे इस तरीके का प्रोविजन नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना जिसका प्रमुख कार्य है वह है संसद। ठीक, तो मंत्रिमंडल का जो प्रावधान करना है वो प्रमुख रूप से संसद का कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मंत्रिमंडल यानी कि मंत्री की सदस्यता हो सकती है, ठीक है, निम्न सदन व उच्च सदन में से किसी की भी। ठीक है, तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक, तो जो निम्न सदन है और उच्च सदन है उनमें से किसी की भी
का कोई भी सदस्य जो है वो मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, या पूरा मंत्रिमंडल इनमें से किसी के द्वारा भी गठित हो सकता है, या उसका कोई भी सदस्य हो सकता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो बिना संसद का सदस्य हुए भी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे बाद में संसद के निम्न या उच्च सदन में से किसी की एक सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। लेकिन वो अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पे रह सकता है बिना सदस्यता ग्रहण करे हुए, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मंत्रिमंडल को जिस सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए वो है निम्न सदन, लोकसभा या लोकप्रिय सदन। ठीक है, तो देखिए निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जो है वो लोकसभा को कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल जो होगा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके रखता है वही सरकार का, भारत सरकार का गठन कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जिस आम चुनाव में किया गया था वो 1989 के आम चुनाव थे। ठीक है, याद रखिएगा 1989 के आम चुनाव थे, जो 21 वर्ष की न्यूनतम आयु से घटाकर मत देने का अधिकार यानी कि वोट करने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है 1989 के आम चुनाव से पूर्व मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 1989 के चुनाव से पहले जो है वो कितनी कर दी गई थी, वो आपकी कर दी गई थी 18 वर्ष घटा करके। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जिस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु राजीव गांधी सरकार ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, वो नंबर कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन, 61 संविधान संशोधन था। ये क्वेश्चन अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि कब ये घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी और किस सन में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर था, और इसके साथ में ये आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी राजीव गांधी के सरकार में। ठीक, अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद गठित करने का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, तो कोई भी जो राज्य होता है वो अपने विधान परिषद को सज्जित कर सकता है। ठीक है, करवा सकता है संसद के माध्यम से। ठीक है, लेकिन उसके पहले उसको अपने एक प्रस्ताव पारित करके भारत की संसद को सरकार के माध्यम से भेजना होता है, और वहाँ से संसद से विधान परिषद गठित करने के लिए कानून बनता है, और तभी किसी राज्य की विधान परिषद अस्तित्व में आती है। ठीक, तो प्रस्ताव पारित करने का जो अधिकार है वो उस राज्य की विधानसभा को होता है। ठीक, याद रखिएगा। और गठित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है, देश की संसद यानी कि भारत की संसद को है, लोकसभा और राज्यसभा को है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें पॉइंट में क्या कह रहा है कि जिस आर्टिकल के अंतर्गत, जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा जो है विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव को पारित कर सकती है, वो आर्टिकल कौन सा है, 169 है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है वर्तमान में भारत के जितने राज्यों में विधान परिषदें हैं यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं 6 स्टेट्स में वर्तमान में। अब वो देखिए 6 स्टेट्स मैंने डिस्कस कर दिए कौन कौन से हैं। ठीक, अगला देखिए इसमें कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य वर्तमान में हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके पहले 1-2 और कई राज्य थे जो जहाँ पे ये डिमोलिश हो चुकी हैं। ठीक है, ये वहाँ की राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है, वो इसको बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है। लेकिन बनाने के लिए प्रस्ताव तो विधानसभा पारित करेगी, यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पारित करेगी, लेकिन ये प्रस्ताव जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के पास में, और संसद वहाँ पे इसको कानून बनाती है और उसके बाद में ही सृजन हो सकता है उस राज्य के लिए विधान परिषद का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव के उपरांत ही उस राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन हेतु कानून बनाने का अधिकार है, वही मैंने बताया अभी भारत की संसद को। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित करने का अधिकार बिना प्रस्ताव के संसद नहीं बना सकती, और
जो बनाने का अधिकार है, उस कानून को पास करने का अधिकार वो किसे है? संसद को। ठीक है, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है विधान सभा को उस राज्य की। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जिस प्रांत में सबसे पहले 1957 में EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, वो राज्य था केरल। तो साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट सरकार देश में सबसे पहले किस राज्य में 1957 में बनी? वो बनी थी केरल में। और किसके नेतृत्व में बनी थी? वो नेतृत्व था नंबूदरीपाद का। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है जो रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू होती है, वो उसका नाम है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। अगर कोई कार्रवाई न्यायालय में चल रही है, 5 तरीके की रिट्स होती है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसको। 5 तरीके की रिट्स होती हैं, उसमें एक रिट है प्रतिषेध की। इसको न्यायालय जो है अब हाई कोर्ट यानी कि या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार होता है हायर कोर्ट्स के पास में अपने अधीनस्थ न्यायालय को देने का। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को देने का। और अगर लोअर कोर्ट में या जो निचली अदालतें हैं उनमें कोई प्रक्रिया चल रही है और कोई व्यक्ति जाता है और उस पर रोक लगाने की मांग करता है, तो अगर अपर कोर्ट उसको सही पाता है तो वो उस प्रक्रिया को रोक सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देकर। यही प्रोहिबिशन है यानी कि प्रतिषेध है। ठीक, याद रखिएगा। तो जो रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू होती है उसका नाम क्या है? प्रतिषेध है। ठीक, यानी कि प्रोहिबिशन है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं। तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1976 का साल याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत की प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शब्द जोड़े गए थे, उनके नाम याद रखिएगा। ये कौन कौन से शब्द हैं? तो ये कुछ शब्द हैं जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ा गया। ठीक, फिर उसके बाद में जो शब्द जोड़ा गया समाजवादी शब्द जोड़ा गया। फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। फिर उसके बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया। फिर उसके बाद में इसी के साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इतने शब्द जो है वो आपके जोड़े गए किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसके साथ में जो शब्द जोड़ा गया वो आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो शब्द जोड़ा गया अंग्रेजी में और हिंदी में। मैंने आप लोगों को दोनों में बता दिया। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसद की जिस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है यानी कि अपर हाउस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता और इस समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है और जो केवल लोकसभा से होते हैं, वो कौन सी है? आकलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी। ठीक, एस्टिमेट कमेटी जो संसद की कई समितियां होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से बाद में। ठीक, संसद की कई कमेटियां होती हैं लेकिन एस्टिमेट कमेटी ऐसी है जिसमें लोकसभा का ही सिर्फ पार्टिसिपेशन होता है, उसके मेंबर का ही पार्टिसिपेशन होता है। उसके 30 मेंबर होते हैं और ये जो 30 मेंबर होते हैं उनमें से राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होता, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मौजूद होते हैं, लेकिन एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा का सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में एस्टिमेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, यानी कि जो अध्यक्ष हैं वो इस टाइम में कौन है आकलन समिति के। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है पहली बार आकलन समिति का गठन हुआ था 1950 में। तो पहली बार जो एस्टिमेट कमेटी गठित हुई थी वो 1950 में गठित हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है पंचायतों व नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी कि 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन द्वारा भाग 9 और भाग 9 का 9A जोड़े गए। ठीक, यह प्रावधान किस वर्ष किया गया था? ये 1993 में किया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा किया गया और इसमें भाग 9 और 9 का जोड़े गए जो पंचायती राज गाँवों के लिए और शहरों के लिए नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ जिसके अंतर्गत ये 9 और 9 का जोड़े गए? ये हुआ 1993 में। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रस्ताव होता है, कई तरीके के प्रस्ताव संसद के अंतर्गत होते हैं। इसमें एक प्रस्ताव होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है देख लीजिए। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के अंतर्गत अविलंबनीय ठीक है लोक महत्व के विषय में प्रश्न संसद के द्वारा उठाया जाता है। इस प्रावधान से जिस
क्षेत्र को सीमित किया गया वो है स्थगन प्रस्ताव। देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा ये एक ऐसा प्रस्ताव है संसद में लाया जाता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है उसको रेज करने के लिए इस प्रस्ताव को भारत द्वारा सृजित किया गया। ये कहीं भी आपको दूसरे देशों के संविधान में नहीं मिलेगा जो बाद में बने उसने भारत को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो भारत की संसद के द्वारा सृजित की गई है, बनाई गई है। ठीक है, और इसका जो मूल उद्देश्य था कि वो स्थगन प्रस्ताव बार बार जो सरकार के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव जो था उसको कम करते हुए एक टर्म ऐसा दिया गया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको सारी कार्रवाई रोकते हुए उनको तुरंत फोरम में लाना, संसद की पटल पर लाना और उस पर सरकार से जवाब मांगते हुए चर्चा करना, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार को ध्यान दिलाना, यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का महत्व है। ठीक है, काम रोकने से बेहतर है कि उस पर ध्यान दिलाया जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 बहुत सारे लोग जानते होंगे, समानता का अधिकार है, यानी कि विधि की समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। इसको पढ़ेंगे डिटेल से बाद में। ठीक है, अगला देखिए अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत जो है वो नीति निदेशक तत्व है अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। ठीक है, तो 36 से लेकर के जो 51 तक के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व है। फिर देखिए आर्टिकल 74 के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 74 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद में अगला देखिए 368 के अंतर्गत क्या आता है आर्टिकल में? तो वो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उसके विषय में बताया गया 368 में। तो ये कुछ सवाल थे जो आर्टिकल से संबंधित थे इसमें। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है? वर्ष 1960 के बाद कुछ राज्यों के गठन का समय के अनुसार आरोही क्रम, यानी कि जो पहले राज्य गठित हुए उससे बाद में जो गठित हुए उनका ऑर्डर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है। तो देखिए नागालैंड 1963 में गठित हुआ, हरियाणा 1966 में गठित हुआ, मेघालय का गठन 1971 में हुआ और सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। तो यानी कि इस तरीके के ऑर्डर पे भी, गठन के ऑर्डर पे भी सवाल पूछे जाते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर जो किसी भी लोकसभा जब गठित होती है तो वहाँ का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है, जिसका अनुभव कार्यकाल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर के प्रमुख रूप से दो काम होते हैं। एक तो जो नए सदस्य आते हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलाना, ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है? जो नए स्थायी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, ठीक है, उनके चुनाव में मदद करना और तब तक लोकसभा की नवगठित लोकसभा की अध्यक्षता करना, ये दो प्रमुख कार्य होते हैं। तब तक सदन की कार्रवाई को संचालित करना जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। तो प्रोटेम स्पीकर कोई भी वरिष्ठ सदस्य हो सकता है, ठीक, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसके साथ में वो नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और इसके साथ में जो नए अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के उनके चुनाव तक जो है संसद की लोकसभा की अध्यक्षता करना, ये प्रमुख रूप से कार्य होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।